आधुनिक भारत के रचयिता, आजाद भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर दूरदर्शन चंडीगढ़ की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया। देश भर में आज बाबा साहेब अंबेडकर की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन इन तमाम सालों में एक सवाल हमेशा खड़ा हो जाता है कि जो बाबा साहेब अंबेडकर की सोच है उसकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता है। मैं सच कहूं तो वर्तमान समय में जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं या जिन चुनौतियों का सामना देश कर रहा है, बाबा साहेब अंबेडकर की प्रासंगिकता इन तमाम सालों में शायद इतनी नहीं रही जितनी आज के समय में है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, उनकी सोच की, उनके विचारों की और उनके दर्शन की जो प्रासंगिकता है उसका महत्व भी बढ़ रहा है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि आज हमारे विचारों में बाबा साहेब अंबेडकर का नाम तो सुनाई पड़ता है, लेकिन उनकी सोच को आज भी हम अपने व्यवहार में अमल में नहीं ला पाए हैं। तो आज के भारत के नजरिए से हम आज के इस विशेष कार्यक्रम में बाबा साहेब अंबेडकर को जानने और समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही जो आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम भी पूरे देश भर में चल रहा है, ऐसे में राष्ट्र निर्माताओं की बात हो रही है, तो बाबा साहेब अंबेडकर की जो राष्ट्र निर्माण की धारणा थी और उनकी जो अहम भूमिका रही है राष्ट्र निर्माण में, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और मैं कहूं कि एक बेहतरीन पैनल मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। मैं जल्दी से उनका परिचय आपसे करवा दूं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजशेखर वुंड्रू से, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में। साथ ही 2016 में आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर रत्न अवार्ड से भी जो है नवाजा जा चुका है। और कुछ वक्त पहले आपने एक बुक लिखी थी, अंबेडकर, गांधी एंड पटेल, द मेकिंग ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ SR लद्दर जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड IAS हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में और साथ ही अंबेडकर दर्शन पर गहरी पकड़ रखते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर अजय रंगा से, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी से। आप तीनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत मैं डॉक्टर वुंड्रू आप ही से करना चाहूँगी। हम जब बाबा साहेब की बात करते हैं तो जो आपने बुक लिखी थी अंबेडकर, गांधी एंड पटेल, उसमें आपने उनके जो योगदान को, जो उनका अहम पड़ाव था जिंदगी का, जो पूना पैक्ट भी अगर हम बात करें उसके बारे में उसका जिक्र किया है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। और खासकर जब हम अंबेडकर जयंती पर बात करते हैं तो हर साल उनके बारे में बात होती है, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि एक टोटलिटी में, एक संपूर्णता में बाबा साहेब अंबेडकर को जाना गया है? सोनिया जी, आज सबको आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल के पूरे होने पर और बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के 130वीं बर्थ एनिवर्सरी, सबको शुभकामनाएं। आज हम इस पड़ाव पे हैं कि हम आज़ादी के बाद 75 साल पूरा करने वाले हैं और उस नज़रिए से जब हम डॉक्टर BR अम्बेडकर को देखते हैं, उसमें हमें दर्शाता है कि हमारे सामने ये आता है कि बाबा साहब एक बहुत बड़े राष्ट्र निर्माता के रूप से उभरते हुए हमारे सामने आएंगे जी। ये किस लिए आएंगे, कैसे आएंगे? क्योंकि अगर आज़ादी का लड़ाई हम देखते हैं, हम केवल उसमें महात्मा गांधी जी को देखने को मिलता है या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो लड़ाई लड़ी या सुभाष चंद्र बोस ने जो लड़ी, बट एक सामाजिक और एक पॉलिटिकल तरीके से बाबा साहब BR अम्बेडकर ने कुछ इंटरवेंशंस किए हमारे देश के लिए। सबसे पहले मुद्दा मैं उसको समझता हूँ, जो मेरा किताब में भी मैंने लिखा था, वो राइट टू वोट। जब ब्रिटिश सरकार थी, सबके पास राइट की वोट की राइट नहीं थी जी। केवल जिन लोग अमीर थे, जिन लोग टैक्स देते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थे, उनके पास था। इवन वैसे दुनिया में भी नहीं था जी। 1928 में, 1928 में केवल ब्रिटिश में अपना विमेन को, औरतों को वो हक दिया था। 1920 में अमेरिका ने दिया था। बहुत बड़ी लड़ाई और संग्राम के बाद लेडीज को उन्होंने राइट टू वोट दिया था जी। परंतु बाबा साहब अम्बेडकर ने 1919 से शुरुआत कर दिए थे कि सबको समान वोट की हक होना चाहिए। जो आज के दिन हम देखते हैं हर एक व्यक्ति को पास राइट टू वोट है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइजी, वो कहाँ से आई? बाबा साहब ने अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसके बात की कही। बाद में हर वक्त, हर समय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, मतलब हर व्यक्ति को वोट की हक के लिए उन्होंने लड़े जी। इसकी रूपांतर क्या हुआ? उन दिनों के जो डिस्कशन थे, डिबेट थे, उसमें इस मुद्दे को बहुत ही प्रबल रूप में उन्होंने सामने लाया जी। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की वक्त आई, फिर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबरों ने कहा, अरे अगर अनपढ़ को हम
वोट की हक दे देंगे, उसको क्या पता क्या करना। बाबा साहब इन लोगों से भी लड़े। उन दिनों में सरदार पटेल साहब भी इस हक में नहीं थे हर एक को वोट हक दे दे, क्यों? उनके सामने एक मुद्दा था कि जितने राजा महाराजा थे जो इंडिया में सम्मिलित होना था जी। वो इसके खिलाफ थे। इन विपरीत परिस्थितियों को भी देखते हुए उन्होंने एक इतनी प्रेशर रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और हम सबको 1950 में 26 जनवरी को सबको एक अद्वितीय, एक बहुत ही बेहतरीन हक दे दिया जी। वो हक है राइट टू वोट। सो राष्ट्र निर्माता के रूप में जब हम बाबा साहब को देखते हैं, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट हमारे सामने। सिमिलरली उन्होंने राइट टू रिप्रेजेंटेशन दिया जी। जो शुरुआत में शेड्यूल कास्ट के दिया, बाद में शेड्यूल ट्राइब्स को 1950 में दिया। आज के दिन हम एक डिमांड देखते हैं कि विमेन को असेंबली और पार्लियामेंट में रिजर्व सीट देना चाहिए। तो उसकी प्रक्रिया भी जी, चाहे सामाजिक स्तर पर बात करें, राजनीतिक स्तर पर बात करें और महिलाओं के उत्थान के लिए बात करें, तो उन्होंने एक इन टोटलिटी में जो है वो काम किया। उस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसा लदर जी मैं आप पर आना चाहूंगी। अब बाबा साहब अम्बेडकर की जब हम बात करते हैं तो ऐसा क्यों है कि टीवी डिबेट्स में भी जब बाबा साहब अम्बेडकर पर बात करनी होती है तो हम एक विशेष समुदाय के चिंतक या विचारक को बुलाना पसंद करते हैं ताकि वो उन पर बात कर सके। शायद वही एक मुझे लगता है कदम होता है जहां पर हम उनकी छवि का जो है संकुचितीकरण कर देते हैं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में उनकी जो भूमिका रही है, राष्ट्र निर्माण की जो उनकी धारणा थी, उसको शायद लोग अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। आपको क्या लगता है कि मीडिया नहीं समझ पाया इस बात को? सोनिया जी, सबसे पहले तो देश विदेश में सभी जो हमारे भारतवर्ष के लोग रहते हैं, सभी को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इनके साथ ही 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन भी आता है, जो 2 दिन पहले था। तो उनको भी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर उनको अपना गुरु मानते थे जी। उनका बहुत बड़ी देन है, जैसे बाबा साहब की देन है, उनकी भी जो सोशल इश्यूज़ है, जो अपना डाउन ट्रॉडन के शूद्रों का इशू है, जहाँ विमेन एजुकेशन का इशू है, वो बेसिकली नींव जो है महात्मा ज्योतिबा फुले ने रखी थी, और उनके साथ उनकी पत्नी ने बहुत बड़ा काम किया। तो उन दोनों जो महामानव थे, उनको एक साथ ही हम लोग याद भी करते हैं और उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी देते हैं। उनको श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं, जो उन्होंने काम अभूतपूर्व हमारे देश के लोगों के लिए किया। जो सोनिया जी बात आपने की है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को बुलाया जाता है उनको याद करने के लिए, उनके ऊपर बातचीत करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे भारत के लोगों की मानसिकता है जो एक सदियों से, जिससे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई भी लड़ी और उन्होंने उनको उनके अगेंस्ट द वेव चलते हुए जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन की अपने समाज के लिए, उस समाज के लिए जो उस समय अछूत था, जो अनटचेबल लोग थे, जिनके पास मान लो कि अपने कोई अधिकार नाम की चीज ही नहीं थी। जैसे डॉक्टर बुंदरू ने बोला कि सबको अपना अडल्ट फ्रेंचाइज, सबको वोट का अधिकार दिया, तो वो लोग तो 100% अनपढ़ थे। बाबा साहब अम्बेडकर खुद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे देश में 10वीं क्लास पहले एज ए फर्स्ट स्टूडेंट पास की। तो बाकी लोगों की तो हालत जो थी कि उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, वो उनके लोग जो है शैडो से, परछावे से भी डरते थे। तो उन लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी देनी, वोट का राइट देना एक बहुत समय से पहले की, सदियों पहले की बात थी, जो बाबा साहब ने हमारे देश के जो हमारे स्पेशली जो अनटचेबल लोग थे उनको जो इक्वालिटी का राइट लेकर दिया, संविधान में दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की जो कंट्रीब्यूशन है वो सभी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। वो नहीं है कि अकेले अनटचेबल लोग ही बाबा साहब की कंट्रीब्यूशन को एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय तो सब सारा देश कर रहा है। उन्होंने जो महिलाओं के लिए काम किया, उन्होंने जो देश को संविधान दिया, उन्होंने देश के निर्माण में जो योगदान दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे जो इंस्टीट्यूशन है वो उनकी देन है, उनकी कंट्रीब्यूशन है। और जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, भाखड़ा डैम जैसे डैम है,
वो सारे जो उनका एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर जो उनकी पकड़ थी कि हमारे देश का जो जब तक जैसे आज आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, तो हमें इस समय में बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रसंगता है वो सबसे ज्यादा अनुभव होती है, बिकॉज ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि जब तक हमारा देश एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर निर्भर रहेगा, हम लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते। ये बात उन्होंने 1918 में बोली थी, और तब वो बहुत अभी यंग स्टेज में थे, अभी स्टूडेंट लाइफ में थे। उनके जो विचार है, उनका जो फायदा है, वो तो पूरा देश उठा रहा है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है पूरा देश उसका बेनिफिट ले रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो देश में लोगों की मानसिकता है, वो हम लोग उनकी जो देन को उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हम लोग जब संविधान, बहुत से लोग उनको अभी तक पढ़ भी नहीं पाए, तो जरूरत है कि परत दर परत जो है उनको पढ़ा जाए और समझा जाए। जब तक हम उस दाता को, जिसने हमें इतना कुछ दिया, हम उसको ग्रेटिट्यूड के साथ उसका थैंक्स नहीं करेंगे, तो कैसे हम लोग उनका वो लोग जिनको वो उनकी देन है, चाहे वो संविधान के रूप में देन है, चाहे माइनॉरिटीज को उनकी देन है, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देन है, चाहे वो अपना डेवलपमेंट के रूप में देन है, प्लानिंग के रूप में देन है, चाहे वो इकोनॉमिक साइड में देन है। बात करने की जरूरत है और तफसील से चर्चा करने की जरूरत है, इस पर भी हम बात करेंगे ऐसा लदर साहब जी। और मैं तो कहूंगी कि इससे पहले उन्होंने संविधान लिखने से पहले भी जो एक ग्रंथ लिखा था, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज जो है, उस पर भी उन्होंने जो 3 खतरे थे भारत पे मंडराने आने वाले वक्त में, उस पर भी हम जो जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजय रंगा, मैं आप पर आना चाहूंगी, क्योंकि आप अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे बाबा साहब, और उन्होंने जो भी काम एक कानूनविद रहते हुए किया, क्योंकि आप लीगल स्टडीज डिपार्टमेंट से ही आते हैं, किस तरीके से देखते हैं कि उस समय के भारत को और आज के भारत में कितना फायदा लोगों को हो रहा है, और क्या वाकई लोग समझ पा रहे हैं जिस सोच के साथ उन्होंने उस वक्त संविधान लिखा, कितना आपको लगता है कि हम उस विरासत को जो है वो संजो पाए? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वो एक बहुत बड़े विजनरी आदमी थे, एक बहुत विरले इंसान थे, जो हजारों करोड़ों सालों में ऐसे इंसान पैदा होते हैं जी। जो उनका विजन था इस देश के लिए, इस समाज के लिए, शायद आज हमारे जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं या हमारे देश की जो अथॉरिटीज़ हैं, मुझे नहीं लगता, मेरे पर्सनल विचार है कि बाबा साहब के विचारों के इर्द गिर्द भी कहीं वो पहुंच पा रहे हैं। उसका कारण मैं आपको एग्जांपल आपको दे दूं। बाबा साहब की आज के समय में जो प्रासंगिकता की आप जो बात कर रहे हैं जी। बाबा साहब के विचार इस देश की उन्नति के लिए, इस देश के लोगों की प्रगति के लिए, खुशहाली के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि बाबा साहब ने जो कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी था वो इस देश में लेके आए। उनसे पहले कंसेप्ट इक्वालिटी का नहीं था, यहां किसी के लिए भी नहीं था। अगर हम बात करें कि सिर्फ शूद्रों या दलितों के साथ ही ऐसा था, नो, ऐसा नहीं था। अगर कोई महिला किसी राजपूत, किसी बड़े रजवाड़े राजा के घर में भी थी, तो वो महिला वहां भी शोषित थी, उस घर में भी शोषित थी। वो बात अलग है कि वो महिला जब घर से बाहर जाती थी तो दूसरों को शोषित करती थी, दूसरों का शोषण करती थी। लेकिन जब बाबा साहब की जो फिलॉसफी थी, दुर्भाग्य है इस देश का, हम सब का शायद, कि बाबा साहब की जो फिलॉसफी थी, जो उनकी सोच थी, जो उनका विचार था, जो उनका दर्शन था, वो उस रियल फॉर्म में लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। और आज भी जो लोग हैं, अगर मैं बात करूं बड़े बड़े प्रोफेसर्स की, बड़े बड़े ऑफिसर्स की, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की, नहीं है उनको नॉलेज। उनको जो ओरली तौर पे किसी ने बता दिया, कोई आदमी जो बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ है, उसको ये नहीं पता कि वो खिलाफ क्यों है। बिल्कुल, बट वो खिलाफ है क्योंकि वो कहते हैं कि वो एक शूद्र थे, एक दलित थे, और दूसरे लोगों ने जो इस तरीके की गलत मानसिकता के लोग थे, उन्होंने बड़े जोर शोर से ऐसा ढोल बजाया कि बाबा साहब जो है शूद्रों के ही भगवान थे। ऐसा नहीं है, वो दलितों के अकेले भगवान नहीं थे, उस देश के भगवान थे। वो बात अलग है कि उन लोगों ने माना नहीं। आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखें, मैं एक छोटा सा सिर्फ एक विशेष समुदाय के नहीं बल्कि सर्व समाज के ये इस देश के लीडर थे, इस देश के भाग्य
विधाता थे, उन्होंने किया है। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आज किसान मूवमेंट जैसे चल रही है, छोटा सा एग्जांपल है, अगर हम एक एग्रीकल्चर सेंसस 1919 और 91 का उठा करके देखें, पर मैं कहूंगी जो किसानों का जो मुद्दा चल रहा है अपने आप में बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव तो इशू मैंने है। मैं न्यूट्रल होकर अगर हम उन्हीं लोगों पे एक बात लेके आता हूं जो समाज में एक पावरफुल तबका है, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। अगर हम एग्रीकल्चर सेंसस 1991 की बात करें, उसके हिसाब से जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन के पास जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो 0.98% थी, जबकि टोटल पॉपुलेशन में उनका जो शेयर था वो 16.6% था। और शेड्यूल्ड ट्राइब जो पॉपुलेशन थी उनका शेयर जो था 8.6% था, और टोटल एग्रीकल्चर होल्डिंग जो उनके पास थी वो थी 2.25%। मतलब पूरे 3% भी एग्रीकल्चर लैंड, मतलब 3.25% के आसपास एग्रीकल्चर लैंड शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के पास थी। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे वंदरू सर ने कहा, लदड़ साहब ने कहा कि जो एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की थी, ग्रिड सिस्टम जो भी बाबा साहब ने दिया, वो आज तक इतनी देश डेवलपमेंट के बाद भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी आज भी उसी ग्रिड सिस्टम से चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन पॉलिसी जो बाबा साहब ने बनाई थी वो सारी की सारी एज इट इज है। जो हीराकुंड डैम है, दामोदर वैली है, सोनार वैली है, ये सब बाबा साहब के कंसेप्ट है, उनकी देन है। आरबीआई के अंदर जितनी भी फार्मर्स से डेवलपमेंट पॉलिसी है वो सब बाबा साहब की देन है। चलिए इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। लोग ये कहते हैं कि वो दलितों के ही लीडर थे, दलितों को ही दिया, इसी सोच को बदलने की जरूरत है। शायद कार्यक्रम भी इसी 97% पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा दिया, लेकिन क्योंकि उनको उनके खिलाफ ढोल पीटने वाले ज्यादा तेज थे तो वो गलत उनके बारे में मैसेज जो है वो चला गया। लेकिन वही शायद मिटाने की, भ्रांतियां मिटाने की जरूरत है, इसलिए ये कार्यक्रम भी किया जा रहा है। अब इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं, मैं चाहूंगी कि हमने कुछ लोगों से स्टूडियो से बाहर भी बात की है, वो क्या सोचते हैं कि 14 अप्रैल को या बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के बारे में कितना वो जानते हैं, वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद अगला सवाल लेंगे। बेसिकली किस महापुरुष का जन्मदिन मनाया जाता है? मैडम, जैसे संविधान है बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया, तो उनका 14 अप्रैल को तो बर्थडे, तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉर्म हुआ 14 अप्रैल के दिन ही। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका जन्मदिन होता है 14 अप्रैल को। ये हमारे भीमराव अम्बेडकर को हम संविधान निर्माण के जन्मदाता कहते हैं, और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम वो मनाते हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, एंड वही हमारे संविधान के निर्माता थे। 14 अप्रैल को जी, 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है जी। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। BR अम्बेडकर जी। 14 अप्रैल को हम किनका जन्मदिन मनाते हैं? BR अम्बेडकर। 14 अप्रैल को सर किस महापुरुष का जन्मदिन मनाते हैं? ये मेरे को इतना तो नहीं ध्यान। हाँ जी। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, और वो पूरे इंडिया में बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडिया में ही नहीं, बाहरली जो सी कंट्रीज़ हैं उनमें भी मतलब बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं वो, स्पेशली इन इंग्लैंड, बिकॉज वहाँ से उन्होंने स्टडी की थी अपनी सारी, और USA में भी वो गए थे, इंग्लैंड में उनका स्टैचू भी है। सो ये एक बहुत खुशी की बात है जब लोगों से पूछा गया, ज़्यादातर लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा और लोग जानते हैं कम से कम कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब का जो है वो जयंती जो मनाई जाती है। डॉक्टर बुंदर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पर लेकिन एक बात तो है कि लोगों के जहन में जो उनकी छवि है वो कहीं ना कहीं या तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के रूप में घूमती है, या फिर एक विशेष समुदाय के लिए जो उनके उत्थान के लिए जिन्होंने काम किया। क्यों नहीं लोग जो है उनको संपूर्णता में समझ पाते हैं? नहीं, सबसे पहली बात जो है बहुत अच्छी लगी इनका इंटरव्यूज़ जी, जिसमें एक बात उभर के आती है कि उन्होंने भारत का संविधान लिखा जी। संविधान का जो रूप आप रिसेंट टाइम्स में पिछले 3 डिकेड्स में देखते हैं कि संविधान अब लोगों को ये समझ में जरूर आया है कि एक राइट्स का डॉक्यूमेंट है। वो ऐसा पुस्तिका है जिसमें आपके सारा हक सम्मिलित हुए हैं। तो जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं किसी नेशन में,
हर एक समुदाय, हर एक तब यंग पीपल या विमेन और एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो हक की बात आती है जी। जब वो हक उसमें है, इसीलिए आज के दिन आपको पिछले कुछ एजिटेशंस में देखा लोगों ने संविधान को पकड़ते हुए जी। उन्होंने एजिटेशन के दौरान संविधान को दिखाया। इनफैक्ट कई फार्मर्स का भी एजिटेशन मैंने देखा लैंड रिलेटेड इन आंध्र प्रदेश, वहाँ बाबा साहब के पिक्चर, जो लोग पहले बाबा साहब को इतना नहीं मानते हैं ना जानते हैं, वो इनके पिक्चर और संविधान को लेकर। तो इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, संविधान को जानना एक जानकारी और संविधान का निर्माता को जानना बहुत ही मैं जरूरी समझता हूँ। जी, लेकिन आपसे एक जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये भी है कि जो उनको एक राष्ट्र निर्माता के तौर पे कुछ स्थान जो नहीं मिल पाया इन तमाम सालों में, आपको क्या लगता है कि एज सोसाइटी हम कहीं फेल हुए हैं या फिर प्रशासन की ओर से क्या उतरे जो काम है या कोशिशें नहीं की गई हैं लोगों तक उनकी एक संपूर्णता में उनको समझाने के लिए, कि क्या कुछ योगदान रहा? सबसे पहले जो राष्ट्र निर्माता के बारे में उनकी बात सामने लानी है कि हिस्टोरियंस ने जी कई साल केवल इस बात को सामने रखा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, महात्मा गांधी जी के और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ और पहलुओं को सामने रखा। पिछले 1990 से बाबा साहब के तरफ बहुत रुझान है एकेडमिक्स का सबका, तो उसके बाद उभर के उनकी रोल बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर आया। बहुत इंडिया में भी अब्रॉड बहुत रिसर्च बाबा साहब के ऊपर हो रहा है। वो एक प्रोग्रेस लगता है। हम किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने शुरू से ही उनका रोल क्यों नहीं देखा, बट ये प्रोग्रेसिव है और हमारा देश कुछ ही समय में ये बिल्कुल जानेगा कि उनका कितना महत्वपूर्ण रोल। आज के दिन हम जिस तरीके से जीते हैं, हमारे जीवन शैली, हमारा राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, जो हम किसी बात को राइट टू प्राइवेसी बात करते हैं, वो भी बाबा साहब ने अपने संविधान में रख के हमें दिया। एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है, गवर्नमेंट ऑलवेज बाबा साहब के जो विचारधारा को सामने रखा, और जैसे हम हॉलीडे मनाते हैं, आज के दिन ये डिस्कशन कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव में भी हमें बाबा साहब के बात ला रहे हैं। ये पहलू हम आगे देखने को ज्यादा से ज्यादा ऐसे कार्यक्रम जो है वो होने चाहिए। सरदार साहब, मैं आपसे पहले तो रिएक्शन जानना चाहूंगी जो भी लोगों का रहा है, और दूसरी बात आपने एक किताब भी जो है बाबा साहेब अम्बेडकर पे लिखी है जिसका पंजाबी शीर्षक है कि क्यों खौफ खांदे ने लोग, उसके बारे में मैं चाहूंगी आप दर्शकों को कुछ बताएं। सोनिया जी, ऐसा है कि जो इंटरव्यूज़ आपने दिखाई है उसमें एक बात तो बहुत स्पष्ट उभर के आई है कि लोग बाबा साहब के बारे में जानते हैं कि उन्होंने संविधान लिखा, इससे ज़्यादा आम लोगों को पता नहीं है। लेकिन वही बात जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछी जाए, महात्मा गांधी के बारे में पूछी जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछी जाए, तो लोग बहुत सारी बातें बता सकते हैं क्योंकि उनके बारे में उन्होंने पढ़ा है। अनफॉर्चुनेटली जो बाबा साहब की कंट्रीब्यूशन है, अगर हम किसी से ज़्यादा ना आंकें तो किसी से भी कम नहीं है, किसी भी। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर को एक साथ में रख लिया जाए, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, फ्रीडम फाइटर की किसी की भी कंट्रीब्यूशन कम करके आंकनी मैं समझता हूँ कि सही नहीं है, तुलना भी सही नहीं है। लेकिन ऑल पुट टुगेदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कंट्रीब्यूशन देश के निर्माण में दी, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो अनपैरेलल है। अगर वही बाबा साहब अम्बेडकर किसी हाई कास्ट को अगर बिलोंग करते तो आज यूनिवर्सिटीज़ में, किताब घरों में, पुस्तकालय में, लाइब्रेरीज में उनकी बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें होती और यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज़ होती उनके ऊपर। लेकिन बिकॉज ही बिलोंग टू ए वेरी पुअर एंड वेरी डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उस समय अनटचेबल थे, तो वो उनकी कंट्रीब्यूशन वो उस मानसिकता के तहत उतनी उभर के सामने नहीं आई। लेकिन जो वर्ल्ड व्यू है, दूसरे देश है, जब उनको पता चल रहा है, बहुत सारे कंट्रीज है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उन देशों में जैसे जैसे उनके विचारधारा के बारे में लोगों को पता चल रहा है, तो जैसे पिछले जो पहले प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे ओबामा जी, तो उन्होंने बोला कि अगर वो अम्बेडकर जी हमारे देश में अगर पैदा हुए होते तो हम लोग उनको सूरज बोलते। he is so important, उनके कंट्रीब्यूशन, उनके विजन को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और जरूरत है कि भारत में भी इस तरीके से उनके विचारों को, मैं ये कहता हूं सोनिया जी,
महात्मा बुद्ध के बाद अगर किसी अकेले इंसान ने इतना बड़ा समाज को, देश को इम्पैक्ट किया है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है। और इसीलिए हमारा ये कार्यक्रम अतुलनीय अम्बेडकर जो हम कर रहे हैं, वाकई वो किसी से भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती, और उनके योगदान की भी। डॉक्टर अजय रंबा, मैं आप पर समय की बहुत कमी है, इसके बाद एक कंक्लूडिंग रिमार्क हम आप सबसे लेंगे। डॉक्टर अजय रंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप शिक्षाविद भी हैं, युवाओं के साथ आपका सीधा राब्ता रहता है, क्यों नहीं आज के युवा जो हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं? मैं सिर्फ उनके काम की, उनके योगदान की या सोच की बात नहीं कर रही हूं, जिस परेशानियों में उनका बचपन गुजरा है, उसके बाद तमाम ऑड्स को ओवरकम करते हुए उन्होंने पढ़ाई पर फोकस रखा, न सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचा, बल्कि सोसाइटी के बारे में सोचा, देश के बारे में सोचा, और पूरे विश्व के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने एक उनका विजन था। ऐसा रोल मॉडल क्यों नहीं युवा आज के बाबा साहेब अम्बेडकर को मान पा रहे? देखिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो पिक्चर आप पब्लिक को दिखाते हैं वो पिक्चर ज़्यादा चलती है जी, और जो लोग स्क्रीन पे चलता है उस पे ज़्यादा यकीन करते हैं। और इस देश में ज़्यादातर जो सिस्टम है, चाहे वो रिसर्च का कहें, चाहे पढ़ाई लिखाई का कहें, वो सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा चलता है जी। लोग उनको पढ़ने की कोशिश नहीं करते, उनको समझने की कोशिश नहीं करते, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, जिस मर्जी को आप समझें, लोग सुनी सुनाई बातों पे बात करते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा, कुछ एक तबका जो बाबा साहब के विरोध में रहा, शुरुआत से, प्रारंभ से ही वो विरोधी रहे, ना तो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो आने देना चाहते थे, ना ही वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देना चाहते थे, लेकिन उनकी जो खुद की जो क्वालिटीज थी जी, उनकी वजह से बाबा साहब को उन लोगों के ना चाहते हुए भी वो सारी चीजें मिली और उन्होंने वो बदलाव भी किए। मेरा ये मानना है कि बाबा साहब जैसे विश्व समाज बदलाव के जो सिंबल हैं, जो वाहक बने जी, जो हमारे, अगर मैं बात करूं दुनिया के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, उस पॉपुलेशन में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन का, अगर हम कहें 60% तक की पॉपुलेशन का लगभग जीवन बदलने वाले डायरेक्ट तौर पे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में आज तक कोई इतना बड़ा अकेला आदमी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर पाया हो, उनके जीवन स्तर को बदल पाया हो, उनको एक मानवता का जो आभास है वो करवा पाया। मैं जो आपकी बातों से समझ पा रही हूँ डॉक्टर अजय रंगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पहले भारतीय रहे अपने समय के, जिन्होंने उस समय जो सामाजिक समस्याएं उभर कर सामने आ रही थी, उन्होंने बहुत ही तार्किक तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से और वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से उनका समाधान निकालने की कोशिश की। समय की बहुत कमी है, मैं चाहूंगी एक एक लाइन में जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में दे। डॉक्टर बुंद्रू, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी, आज के राजनेता उनकी राजनीतिक जीवन से, बाबा साहब के राजनीतिक जीवन से क्या कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, और किस तरीके से हम उनको राष्ट्र निर्माताओं में एक उचित स्थान जो है बाबा साहेब अम्बेडकर को मिल सकता है? आज़ादी के 75 ईयर्स में हमें पीछे मुड़ के एक बार देखना चाहिए जी, कि जहां महात्मा गांधी जी के रोल खत्म होती है जी, वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी के रोल शुरू हुई है जी। जो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो हमारे जीवन है बाबा साहब के देन है। और उनकी लीडरशिप के बारे में हम ये जानना चाहेंगे तो एक बहुत ही डाउन ट्रॉडन समाज से आया हुआ व्यक्ति कैसे उभर के इस देश को और सबके लिए काम किया, राष्ट्र निर्माता बने, ये बाबा साहब के जीवन से हमें सीखना चाहिए। जी, लदर साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप देना चाहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में? सोनिया जी, बाबा साहब अम्बेडकर, जैसे आपने पहले बोला किताब के बारे में कि वो खौफ खाते ने लोग, तो वे बाबा साहब ने अपने बारे में कहा था कि मेरे तो लोग इस करके नहीं डरते कि मैं बहुत पढ़िया लिखा है, इस करके भी नहीं डरते कि मैं बहुत बड़े समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, मेरे तो लोग इस करके डरते है क्योंकि मैं शीलवान हाँ, मैं आई एम अ मैन ऑफ करैक्टर, मैनू तो मेरे विचारों को वेचिया तो खरीदिया नहीं जा सकता। बाबा साहब अंबेडकर ने जदों बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंट अपने असैंबली दे विच बोलदियां कहा सीगा कि मैं मेरी एक कमिटमेंट मेरे उन्हां लोकां लई भी है जिहड़े मेरे भरा अनटचेबल है, जिन्हां दे विच मेरा जन्म होया है। मैनू जो लोग इत्थे बैठे वो भी सुन लैन, जिहड़े इत्थे नहीं बैठे वो भी सुन लैन कि जदों मेरा ते मेरे देश दे किसी भी हित दे विच टकरा होएगा तो मैं अपने देश नूं प्रेफरेंस देंगा, लेकिन जे मेरे देश दे हितां विच
ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਮੁਦਾਇ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ साहब ने अपना बलिदान देके की कहना चाहते सी सन। जी, तो लोगों को इससे सीख लेने की जरूरत है। डॉक्टर अजय रंगल, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, मेरा विचार है कि बाबा साहब को लोग एक और विषय पे क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि बाबा साहब का जो इस देश की फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उसमें योगदान नहीं रहा, पर मैं पूरे मतलब अपने होश-ओ-हवास से बात कहता हूँ कि जितना फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में बाबा साहब का योगदान था शायद किसी भी नेता का नहीं रहा। उसका कारण ये रहा कि अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा एक हमारे यहाँ कंडीशन थी हमारे लिए आज़ादी देने के लिए कि जब तक वो ये मानते थे कि इस देश के लोग इतने सभ्य नहीं हैं कि वो राज चला सके, वो यहाँ जंगल राज पैदा हो जाएगा। इसलिए आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। और इस देश में इतने लीडर रहे, पॉलिटिकल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के लीडर रहे, पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर्स थे, बहुत बड़े ऑफिसर थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पाया जिसको जो सबको एक्सेप्टेबल हो, सबके हितों की बात करता रहा हो और हमें को आजादी देने के लिए एक स्तंभ बन सके। और वो सिर्फ बाबा साहब ही ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर पाए जो सबको एक्सेप्टेबल था, सबको, अंग्रेजों को भी एक्सेप्टेबल रहा और इस देश के हर वर्ग को एक्सेप्टेबल रहा, और मुझे लगता है उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही हमें आजादी मिली थी। तो अगर बाबा साहब, फर्क ये है कि कुछ लोग सड़क पे जाके एजिटेशन करते थे, बाबा साहब ने अपनी कलम से वो लड़ाई लड़ी जिसकी वजह से देश सब लोगों को लेने की जरूरत है, क्योंकि और ये सब मुझे लगता है इसलिए भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि बहुत ही रैशनल थिंकिंग और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ जो है बाबा साहब अम्बेडकर चलते थे। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए जो है ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। सबको सैनिटाइज किया गया है, स्टूडियो पूरा सैनिटेशन और सैनिटाइज दोनों चीजें जो है साथ साथ चल रही हैं। और आप भी जो है 2 गज की दूरी बनाए रखें और खुद भी सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और बाबा साहेब अम्बेडकर की अगर हम जब बात करते हैं तो आज के दिन आप ज़रूर उनको पढ़ें, उनकी बायोग्राफीज़ को पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको जान पाएँ, उनके व्यक्तित्व को भी और उनके कृतित्व को भी।